नमस्कार साथियों। तो आज आपको मैं फिर से स्वागत करता हूं इस बिहार वीर पथ के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इससे पहले मैंने बिहार जीविका क्लास के सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, गणित, सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी सारे मैंने क्लास करवा दिए हैं। साथ साथ में मैंने प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर अभी देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि की परंपरा किस देश से प्रेरित है। हमारे देश में हर साल गणतंत्र दिवस पर कोई न कोई अलग देश के राष्ट्र अध्यक्ष जो होते हैं ना, बुलाए जाते हैं अतिथि के तौर पर। तो ये जो है किस देश से प्रेरित है, तो यहाँ पर पहले अपना आंसर चेक कर लीजिए। फिर मैं इसके बाद जो एक्सप्लेन करूँगा ना, सभी को आप लोग नोट बनाकर रख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। देखिए यहाँ पर ये लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था। फ्रांस देश से हम लोग प्रेरित होकर इस जो कार्यक्रम होता है अतिथियों को बुलाना हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और इस साल 2025 में किसको बुलाया गया था, तो ये भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो इस साल बुलाया गया था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, जिनका नाम क्या था ये भी आप लोग जान लीजिए। इसका नाम था प्रबोवो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है, जो साल 2025 के गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिया गया है कौन से संगीतकार को जो ग्रैमी अवार्ड अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। श्रेया घोषाल को अभी तक ग्रैमी अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। तो किसको मिला है, तो पंडित रविशंकर को मिला है, AR रहमान को मिला है, जाकिर हुसैन को मिला है। तो पंडित रविशंकर को जैसे जानते हैं आप लोग, ये सितार वादक हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आता है, सितार वादक है। और AR रहमान को जानते हैं आप लोग, ये संगीतकार हैं, ठीक है ना, ये गीत गाते हैं। और जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पंडित रविशंकर सितार वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है। इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब जानते हैं आगे कि भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। देखिए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि भारतीय सशस्त्र बलों में जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो कौन सा होता है। तो सर्वोच्च सम्मान जो होता है ना, ये परमवीर चक्र होता है, ठीक है। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बन गया। साथ साथ में इसमें एक और पॉइंट जान लीजिए कि नागरिक सम्मान जो होता है ना भारत का, सबसे बड़ा कौन सा होता है, वो होता है भारत रत्न होता है। क्या होता है, ये भारत रत्न होता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं कि सबसे पहले किसको दिया गया था परमवीर चक्र। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजर सोमनाथ वर्मा आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये वित्तीय समावेशन है। देखिए जहाँ कहीं भी आपको वित्तीय समावेशन मिल जाए, आप वहाँ पर जनधन योजना को ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखिए वित्तीय समावेशन क्या होता है ना, वित्तीय समावेशन मतलब क्या होता है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सभी को बैंक तक पहुँच होना। अब बैंक तक पहुँच कैसे बनेगा, या तो उनका जो खाता जो है बैंक में खुलवाया जाएगा। बहुत सारे लोगों का पहले खाता क्यों नहीं खुलता था, कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत में 0 रुपया से भी अकाउंट उनका खाता जो है खुलवाया गया है।
तो बैंक तक जो पहुंच बनाए, चाहे वो ऋण के माध्यम से हो, बैंक खाता के माध्यम से हो, सारे को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय समावेशन बोलते हैं। तो इनका जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है यही वित्तीय समावेशन था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन आना चाहिए आंसर में। आगे जो क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है। क्वेश्चन गौर से देखिएगा कि 7 निश्चय पार्ट 2 है। देखिए पार्ट 1 अलग है, पार्ट 1 में जो उद्देश्य था वो अलग था, ठीक है ना, लेकिन पार्ट 2 में इसका उद्देश्य क्या है। चलिए पार्ट 1 के बारे में मैं बताऊंगा आपको, पहले देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 7 निश्चय पार्ट 2 में ये युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना और महिला सशक्तिकरण करना, ये 7 निश्चय पार्ट 2 का लक्ष्य है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। अगर मैं पार्ट 1 के बारे में बात करता हूँ तो पार्ट 1 में जो था हर घर बिजली लगातार, ये पार्ट 1 में था, ठीक है ना, जो लक्ष्य था सरकार का, ठीक है ना, जो पूरा करना था, एक तरह से पूरा भी कर लिया गया है। तो हर घर बिजली, हर घर नल, शौचालय, ठीक है ना, तो ये सब किस में था, 7 निश्चय योजना में था। और बिहार में जो स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया गया था ये 7 निश्चय पार्ट 1 के अंतर्गत में ही था। तो ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धा अवस्था पेंशन के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु क्या है। कम से कम कितना आयु होना चाहिए तो उसको वृद्धा पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर कम से कम 60 वर्ष का आयु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है ना, तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट इसमें क्वेश्चन और भी बनेंगे, ये भी आप देख के समझ लीजिएगा। इसमें देखिए गांधी इरविन क्या है, गांधी भी एक अलग है और इरविन भी अलग है। जैसे कि लॉर्ड इरविन के नाम से जानता हूँ लोग, क्या है, लॉर्ड इरविन। इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था ना, उन्हीं को गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये कब संपन्न हुआ था, ये संपन्न हुआ था साल 1931 में हुआ था। और कब हुआ था, तो 5 मार्च को हुआ था। पहला तो आपका ये समझ लीजिए। और ये जो समझौता हुआ था जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को उसके समझौता के बाद ख़त्म कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, ये उसको उसके बाद ख़त्म कर दिया गया था। इसमें क्या गया था, इसमें कंडीशन रखा गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा जो नमक पर जो कर लगाया गया था ना, ठीक है ना, उसको बंद करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, ठीक है ना। साथ में एक पॉइंट इसमें और जान लीजिए कि ये इस समझौता में लॉर्ड इरविन ने क्या कहा था कि समुद्र किनारे जो नमक बनाने का जो फैक्ट्री जो है, नमक बनाने का जो अधिकार जो है ना, ये भारतीयों को दिया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। ये इसी समझौता के अंतर्गत में हुआ था, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा इसमें। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे ना, ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जब भी इस क्वेश्चन करवाया है मैंने सभी से बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन बनता है मैं सब बताऊंगा। पहले इसका आंसर क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे ना, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। तो पहला जो आपका जो हुआ था ना, ये कब हुआ था, कब आयोजित किया गया था, तो 1885 में किया गया था, 1885 में किया गया था। तो ये भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। और साथ साथ में इसमें ये भी जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है ना, ये A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर स्थापना किसके द्वारा किया गया था, स्थापना किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसमें 1-2 पॉइंट और भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि पहली महिला कौन थी जो अध्यक्ष बना था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ठीक है ना। तो जानते हैं आप लोग, पहले जो बना था ये एनी बेसेंट बना था। कौन बना था, तो एनी बेसेंट बना था,
ठीक है ना, एनी बेसेंट बना था पहली महिला अध्यक्ष। वही बात करूं अगर मैं तो पहली भारतीय महिला कौन थी, भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय महिला जो थी प्रथम जो बनी थी, यह बनी थी सरोजनी नायडू बनी थी। कौन थे? सरोजनी नायडू। ये आपके लिए ये पॉइंट जरूरी था। अगर एक पॉइंट इसमें और है कि पहली मुस्लिम अध्यक्ष कौन था इसका, तो मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर, पहला जो मुस्लिम जो था ना, मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी था, बदरुद्दीन, ठीक है ना, तैयब जी। देखिए यहाँ पर थोड़ा राइटिंग थोड़ा यहाँ पर उतना क्लियर नहीं है यहाँ पर है, लेकिन समझ लीजिएगा जैसे मैंने बोला है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब था, ठीक है ना। पहली महिला अध्यक्ष की बात करूँ तो एनी बेसेंट था, ठीक है ना। अगर पहली भारतीय महिला की बात करूँ तो सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। चलिए, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और पहला अध्यक्ष कौन था? जो रमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन में है कि करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो करो या मरो का जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। कब दिया गया था? ठीक है, तो ये दिया गया था साल 1942 में दिया गया था। ये भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि साल 1942 में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में ये दिया गया था, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन में है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं ना, वो कितने हैं? तो ये जो है ना टोटल अभी जो है ना अस्थायी सदस्य 5 हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में ये पूछ दिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्यों की संख्या कितना है, तो टोटल 15 है। इस 15 में से 5 क्या है? तो 5 आपका अस्थायी है, ठीक है ना, और 10 आपका क्या है? अस्थायी है, जिससे कि हर 2 साल के बाद चुना जाता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया कि टोटल 15 है, 5 आपका अस्थायी है, 10 क्या है? अस्थायी है, जो प्रत्येक 2 साल के बाद उसको चेंज किया जाता है। तो 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन से हैं? तो पहला तो देख लीजिए, चीन आपका है, ठीक है ना। दूसरा आपका है फ्रांस, तीसरा आपका है रूस, और चौथा जो आपका अस्थायी सदस्य है ये आपका है यूनाइटेड किंगडम, जिसे कि यूके कहते हैं, ठीक है। और चौथा आपका है, पांचवा जो आपका है यूएसए है, जो संयुक्त आज अमेरिका से जानते हैं आप लोग। ये 5 आपका है चीन, फ्रांस, रूस और यूके यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जो है ना 5 आपका अस्थायी सदस्य है। और जानते हैं आप लोग, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ना यूएन का यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, ठीक है ना। तो यूएन के बारे में भी क्वेश्चन आता है आप एग्जाम में। यूएन जो है कि यूनाइटेड नेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। इसका हेडक्वार्टर यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो यूएसए में है, ठीक है ना। और इसका स्थापना क्या कब हुआ था? तो यानी कि यूएन, इसका स्थापना हुआ था आपका 24 अक्टूबर को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो ये सारा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कितना सारा क्वेश्चन बना है, ठीक है ना, एक एक पॉइंट जरूर कीजिएगा आप लोग। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ओपेक, ठीक है ना, का संबंध मुख्य रूप से किस वस्तु से है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ओपेक है, ओपेक मतलब क्या है, ठीक है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ना, ठीक है ना, इसको कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। तो ये जो है इसका संबंध पेट्रोलियम से है, यानी कि कच्चा तेल से है। जो कच्चा तेल जो एक्सपोर्ट किया जाता है जिस कंट्री के द्वारा, ठीक है ना, ये उसका संबंध इससे है, यानी कच्चा तेल से है, पेट्रोलियम से है। इसमें क्या होता है ना कि जितने भी कच्चा तेल का जो रेट होता है ना, दर जो होता है ना निर्धारित करना, और भी जो होता है ना, ये ओपेक के अंतर्गत ही, संगठन के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इसका संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाता है। आगे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय किस शहर में है? तो WHO का जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा में है। जिनेवा
जिनेवा कहाँ पर है, ये भी आप लोगों को बताना होना चाहिए। तो स्विट्ज़रलैंड में है। क्या है? स्विट्ज़रलैंड। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये भी आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है आपका कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए यूज़ किया जाता है डेसिबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। डेसिबल से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। अगर ओम की बात करूं तो ओम जो है ना विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए, यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, ओम का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और एम्पियर जो है ना आपका, ये आपका है विद्युत धारा का है। किसका है? विद्युत धारा का है, ठीक है ना। और जूल जो है ना ये आपका ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का, या बोलें कार्य का। तो सारे आप एग्ज़ाम में आते हैं ये, ठीक है ना। तो सभी आप पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने का जो इकाई है ये आपका डेसिबल है। जूल जो है ना ऊर्जा का, कार्य का, ठीक है, मापने का इकाई है। ओम जो है ना विद्युत प्रतिरोध को मापने का इकाई है। और एम्पियर जो है ना विद्युत धारा को मापने का इकाई है। आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के किस खेल को पोलो का आधुनिक रूप माना जाता है जिसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी। इसमें एक क्वेश्चन में कई सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि पोलो का आधुनिक रूप, इसमें कौन सा खेल है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका संगोल कांग जई जो है ना ये खो खो का, यानी माफ़ कीजिएगा, पोलो का आधुनिक रूप माना जाता है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपका है ये, विषम शब्द चुने, इसमें से कौन सा अलग है ये आपको देखना है और आंसर लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जनवरी, मार्च, मई, अप्रैल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर जनवरी क्या है 31 दिन का है, मार्च में 31 दिन का है, अप्रैल और मई जो क्या है 31 दिन का है, और ये 30 दिन का है। तो अलग कौन सा है आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सभी 31 का है और एक 30 का है, वही आपको देखना था कि कौन सा इसमें से अलग है। आगे है कि दिन का संबंध रात से है तो प्रकाश का संबंध किससे है। जैसा कि जानते हैं कि दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है। तो प्रकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 21 में है, बी में दिया गया है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए कह रहा है यहाँ पर। अब इस पैटर्न को समझना है। ये पैटर्न बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ये क्या है? 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो आप लोग इसका जानते हैं आंसर 25 है। देखिए आप एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर टोटल देखना है कि 70 क्वेश्चन जो दिया है हमने, 70 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने बनाया है। तो ऐसा आप मत देखिएगा कि इतना आसान सा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिफ़िकल्टी नहीं आएंगे, आसान भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आगे है कि यदि P का अर्थ योग है, योग मतलब प्लस, Q का अर्थ घटाओ, ठीक है ना, ये साइन, और R का अर्थ क्या है? गुना है, तो इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि 12 R है ना, तो R को क्या कहा गया है? R को गुना कहा गया ना, तो R को यहाँ पर गुना कर देते हैं। उसके बाद 2 है ना, 2 मैं कर देता हूँ यहाँ पर। 2 के बाद P है, तो P का मतलब क्या है? योग है ना, मैं योग कर देता हूँ। और यहाँ पर 8 है तो मैं 8 कर देता हूँ। और Q को क्या घटाओ किया गया है यहाँ पर 5। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए क्या आपका आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? बोर्ड मास का रूल का यूज़ करेंगे। पहले किस में काम करेंगे? गुना का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, ठीक है ना। बोर्ड मास में जो आपका रूल होता है ना, ये देखिए, पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पर पहले गुना करेंगे तो 12 दूना में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 प्लस में 8 माइनस में 5, और 24 और 8 कितना होता है? 24 8 होता है 32, माइनस में 5 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ये बी में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके बिहार जीविका में रीजनिंग के अंतर्गत ही आएंगे। आगे है कि एक लड़की अपने स्कूल से 10 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है। अब वह अपने स्कूल से किस दिशा में है? देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है ना डायरेक्शन टेस्ट से है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, पहले क्या बना लीजिए? एस डायरेक्शन बना लीजिएगा। और हमेशा ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर होता है।
और उत्तर जैसे ही उधर होता है ना, तो उत्तर के दाएं तरफ में हमेशा क्या होता है, ये पूरब होता है। और यहाँ पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण आपका हो जाएगा। मान लेता हूँ मैं स्कूल इसका ये है, क्या इसका स्कूल है। अब को बोल रहा है स्कूल से 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है ना। तो देखिए स्कूल यहाँ पर है, दक्षिण क्या नीचे की तरफ है ना। मैं मान लेता हूँ स्कूल आपका यहाँ पर है, स्कूल कहाँ है, दक्षिण इस तरफ नीचे। 10 मीटर यहाँ पर चला, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कितना चला, 10 मीटर चला आपका ये। और फिर क्या कर रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 5 मिनट चलता है। देखिए बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत होता है। अब देखिए स्कूल से इस ओर तरफ जा रहा है ना, तो उसका चेहरा क्या है, चेहरा इस तरफ है ना। चेहरा इस तरफ है तो उसका बायां तो ये हो जाएगा ना। तो बायां कितना चला है, बायां चला है 5 मीटर। बायां कितना चला है, 5 मीटर चला है। अब बोल रहा है कि स्कूल से किस दिशा में है। स्कूल तो यहाँ पर है, स्कूल का उत्तर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। ये तो जानते हैं दक्षिणी ही आपका है। स्कूल से यहाँ है ना, तो ये दिशा कौन सा दिशा है, कि इस दिशा और इस दिशा के बीच में है ना, कोना में है ना, कोना में है ना। ये कौन सा दिशा है, दक्षिण ये आपका हो जाता है और पूरब का ये होता है। दक्षिण पूरब के कोने में है, तो दक्षिण पूरब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझाया है हूँ तो टाइम लगा है, लेकिन आप खुद से बनाएंगे ना, अगर समझ गए हैं तो आपका देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि a बराबर में 1, b बराबर में 2, तो आगे भी इसको कैसे लिखा जाएगा। इसमें क्या किया गया है ना कि ABCD में कितना लेटर होता है, ABCD में कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है ना। सभी को ऑर्डर नंबर लिख दिया गया है। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, और उसी तरह से D का 4 होता है। तो इस तरह क्या है, जीविका है, जीविका है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो J का क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आपको याद करने के लिए भी आपका एक ट्रिक है, लेकिन मैं आपको उतना लंबा नहीं बताऊंगा। आपने अभी तक कंसेप्ट नहीं देखा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपका इसका होता है, J का होता है 10 J का कितना होता है, 10 होता है। 10 मैंने कर दिया, 10 मैंने कर दिया ना, तो आपका ये तो ऑप्शन नंबर डी वैसे कट जाता है आपका। और I का कितना होता है, I का होता है 9, ठीक है। W का कितना, WXYZ यानी कि इसका होता है 23। I का फिर से आ गया 9, और फिर K का आता है IJK 11 होता है, और A का होता है 1 होता है। यानी लास्ट में 3 बार 1 किस में है, इसमें है। इसमें ये आपका होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब इसको मैच कर लेते हैं, 10 92 39, 10 92 39 और 3 बार 1। ऑप्शन नंबर आपका C जो है ना, आपका आंसर हो जाता है। इसमें मेन क्या था, कंसेप्ट समझना था आपका, कैसे बनाया गया है। अगले क्वेश्चन में है, यहाँ पर 7 दिश का क्वेश्चन है। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इस पैटर्न को बनाया गया है। देखिए त्रिभुज से क्या बना है आपका, त्रिभुज से बना है आपका स्क्वायर बना है, किसी न किसी तरह से मैच कर रहा है। देखिए सभी में क्या है, एक लकीर है ना, 3 लकीर है, 3 लकीर से 4 लकीर बना दिया गया है। तो बोल रहा है आपका सर्कल से क्या बनेगा, सर्कल से क्या बनेगा। तो आप तो जान गए ना, इसमें 3 डंडा था तो इसमें 4 डंडा बन गया। अब इसमें कौन सा डंडा तो है ही नहीं, तो क्या बनेगा इसमें, तो इसका वैल्यू चेंज हुआ है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर, ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, तो पहले आपका इसमें दोनों, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये क्या आपस में, ये आपस में इक्वल है ना, ये तो बनेगा नहीं। ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, सेम का सेम तो बनेगा नहीं। तो क्या बच गया आपका, ऑप्शन नंबर डी बच गया। वैसे भी देखेंगे अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी एंगल से मैच नहीं करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर A B C तो मैच बिल्कुल नहीं करेगा ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि यह एक CLF की 4 SHG को दी गई औसत ऋण राशि 1,50,000 है। यदि 5वीं SHG को 1 लाख का ऋण दिया जाता है तो 5 SHG को दिए गए ऋणों की औसत कितना है। क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्वेश्चन समझिएगा गौर से क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक CLF की 4 SHG को, SHG मतलब स्वांग सहायता समूह को दी गई औसत ऋण राशि कितना है, 1.5 लाख है। यानी कि 4 समूह को कुल मिलाकर जो राशि दिया गया है उसका औसत दिया गया है 1.5 लाख। और 5वां जो समूह है ना, SHG है ना, उसको 1 लाख दिया गया है। समझिएगा यहाँ ये औसत आपका है, लेकिन ये क्या है, टोटल है 5वीं का। तो बोल रहा है कि 5 SHG को दिए गए ऋण के औसत। अब बोल रहा है पाँचों मिलाकर कितना औसत होता है, वो बोल रहा है निकालने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझे होंगे। ये आपका 4 का औसत दिया गया है, लेकिन 5वीं को कुल इतना दिया गया है। तो टोटल पहले निकाल लीजिए कि टोटल कुल कितना राशि ऋण दिया गया है।
देखिए 4 को कितना दिया गया है, 4 को ऋण कितना दिया गया है, ऋण दिया गया आपका टोटल 1,50,000 को गुना करेंगे 4 से, क्योंकि ये औसत दिया गया है तो औसत को 4 से गुना करेंगे ना तो आपका टोटल ऋण निकल जाएगा। कितना 15 जगह में 60 हो जाएगा, ये आपका 6 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। और पाँचवीं को कितना मिला है, और पाँचवीं को कितना मिला है, 1 लाख मिला है ना, तो टोटल 5 को कुल ऋण कितना हो जाएगा, कुल ऋण कितना हो जाएगा, कुल ऋण हो जाएगा आपका 6 लाख ये हो जाएगा, और प्लस में 1 लाख ये हो जाएगा, यानी कि 7 लाख हो गया है सभी को मिलाकर, ठीक है ना, 7 लाख हो गया। बोल रहा है तो पाँचवीं का औसत कितना होगा, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा टोटल 7 लाख, ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का आपका दिया गया ना, 5 का औसत, 5 SHG का औसत कितना हो जाएगा, 5 SHG का औसत हो जाएगा, भाग लगाएंगे 14,75, 1,40,000 हो जाएगा, 1,40,000 हो जाएगा, काट के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। आगे देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है, जो मैच नहीं करता है ना उसको आपको चुनना है। पटना क्या है, बिहार की राजधानी है, बिल्कुल सही है। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये भी सही है। रांची क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, ये गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो रायपुर है, ठीक है ना, तो आपका ये गलत हो जाता है। और जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी, ये तो ठीक ही है, तो ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है कि गवर्नेंस, ये जो आपका वर्ड दिया गया है कि अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकने वाला शब्द कौन सा है। इसमें से कोई भी लेटर लेकर आप कौन सा इसमें से वर्ड बना सकते हैं। क्या पहला बना सकते हैं आप COBER बना सकते हैं, तो COBER बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। RANG बना सकते हैं, RANGE बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। NOISE बन जाएगा, NOISE। देखिए यहाँ पर ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें S तो है ही नहीं ना, ये नहीं बनेगा। VOIC बनेगा, VOI, देखिए ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, देखिए ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। इसमें बोल रहा है कौन सा बना सकते हैं। देखिए इसमें से कोई ऐसा है जो इसमें से एक गलत आपका दिया गया है, लेकिन आपका क्वेश्चन का ऑप्शन मिस्टेक है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये कवर नहीं है, ये आपका क्या है, आपका क्लोज है, CLOSE है, ठीक है ना, ये है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, CLOSE में क्या है, S नहीं है इसमें, तो ये वर्ड भी नहीं बनेगा, ये वर्ड भी नहीं बनेगा क्लोज, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है यहाँ पर, बाद बाकी आप इसका आंसर कैसे बनाएंगे, जो भी इसमें लेटर दिया गया है ना, इस लेटर से लेकर आप इसमें से कौन सा वर्ड बना सकते हैं, ये आपका होता है इसमें से चुन के, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, इसमें ऑप्शन गलत था। आगे है कि यदि एक SHG की बचत में 20% की वृद्धि होती है और नई बचत 6,000 है तो मूल बचत कितना है। इसमें क्या है कि एक समूह की बचत में 20% की वृद्धि होती है तो बचत की गई राशि कितना बन गया, नई राशि कितना बन गया, 6,000 बन गया ना। तो पहले इसका बचत कितना था, तो मैं मान लेता हूँ इसका कितना है, मूल बचत कितना है, इसका मान लेता हूँ मैं x है, कितना है, x है। अब x का कितना परसेंट, 20% ना वृद्धि हो गया ना, x में हम लोग 20% की वृद्धि करेंगे ना। एक तरीका इसका है कि x प्लस में x गुना में 20/100 बराबर में 6,000 कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्टली आप क्या कर लीजिए, x का 120/100 बराबर में 6,000, ये क्या निकलता है कि टोटल कितना था उसमें बढ़ के इतना हो गया, कितना बढ़ा है 20%, तो 120% हमने कर दिया इसको, ठीक है ना। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 6,000 गुना में 100 बटा में क्या हो जाएगा 120, क्योंकि हमने इसको इस तरफ ला दिया है हमने, ठीक है ना। 12×5 = 60, 12×5 = 50, यानी कि 5,000, काट कितना हो जाएगा 5,000, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ठीक है ना।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको समझे होंगे आप। या तो इस तरीके से बनाइए या तो इस तरीके से बनाइए। इस तरीके से बनाएंगे थोड़ा सा लेंदी जाना पड़ेगा आपको, इस तरीके से बनाएंगे तो आपको आसान तरीके से एक ही बार में आंसर निकल के आ जाएगा। आगे है कि 10 पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, तो उसी टैंक को 12 पंप कितने घंटे में भरेंगे। देखिए ये बनाने के लिए आपको एक एक नियम का यूज़ करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि 10 पंप भरने में कितना लगता है, 6 घंटा लगता है। तो एक पंप भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, एक पंप भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, 6 गुना में 10। ऐसा हमने क्यों किया, हमने देखिए 10 पंप 6 घंटा में भरता है ना, एक पंप भरेगा अगर तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा ना, ज़्यादा लगाने के लिए तो गुना करना पड़ेगा, भाग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, और कम हो जाएगा ना, तो ये तो बनेगा नहीं। इतना घंटा यानी कि 60 घंटा लग जाएगा एक पंप भरेगा। तो अब 12 पंप हो गया है, अब 12 पंप कितना देर में भरेगा, 12 पंप भरेगा 60/12, ठीक है ना, काटेंगे तो 5, कितना घंटा लग जाएगा, 5 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि यदि एक महिला को 2000 की स्वेटर पर 15% की छूट मिलती है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। अब देखिए यहाँ पर छूट कितना मिला, तो 15% का छूट मिला, ठीक है ना। कितना दाम था 2000, तो 2000 कितना निकाल लीजिए, 15% निकाल लीजिए, 15/100 कर लीजिए, ठीक है ना, 0 0 कट जाएगा, 15 दुना में 30 यानी कि 300। कम हो कितना हो जाएगा आपका, 2000 में से आप 300 कम कर दीजिए, कितना बन जाएगा आपका 1700 हो जाएगा। 1700 का पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्टली इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, 2000 का डिस्काउंट कितना मिला, 15% मिला है ना, यानी कि 100 में से 15 कम कर दीजिए, कितना 85 निकल आया ना, तो 85 इसका परसेंट निकालिए, 85% निकाल 50/100 कर दीजिए, आपका डायरेक्टली 1700 आ जाएगा काट के। ऑप्शन नंबर आपका 21 में है, सी में दिया गया है। आगे है कि ए बी का अनुपात 4:5 है और बी सी का अनुपात कितना है कि 5:6 है, तो ए सी का अनुपात कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। हमने बी को दोनों सामने रखा, क्यों रखा, क्यों बी दोनों को बराबर करना है। उसी तरह से इसका वैल्यू भी कितना है, 4:5, 4:5 और 5:6। अब देखिए 5 और 5 दोनों है ना, बी तो दोनों बराबर ही है ना, तो कह सकते हैं हम लोग क्या इसको ए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 4 अनुपात में, ये तो बी दोनों का बराबर ही है, 5 5 है तो 5 और ये हो जाएगा 6। तो ए और सी का पूछ रहा है ना, तो ए और सी कितना हो जाएगा, अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 4:6। 4:6 तो दिया नहीं गया है यहाँ पर, देखिए दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन में भी थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर है, 4:6 भी दे दिया गया है और 2:3 भी दे दिया गया है। क्यों, देखिए 4:6 मतलब 4/6, 2 दूना में 4, 2 तिया 6, 2:3 ये भी दे दिया गया है, ठीक है ना। तो वैसे कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर ऑप्शन लिखने में थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर बात बाकी 2:3 लिखिए या 4:6 लिखिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, क्या होता है, समय। आपको चाल दिया ही गया है कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए प्रति घंटा है ना, ये मिनट में है, तो समय तो आपका 10 दिया गया है, लेकिन 10 को क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग लगा के इसको घंटा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर काट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 15 या 45, 15 चौका में 60 और करता है 10 या 30/4। आप काटेंगे निकालेंगे तो 7.5 किलोमीटर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, यह आपका ए में दिया गया है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे बनाएंगे। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि एक आयताकार खेत की लंबाई दिया गया है 30 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 20 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया गया आपको ना, तो क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आयताकार है ना, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना में क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई है 30 और चौड़ाई है 20, यानी कि 30 गुना 600 हो जाएगा, 600 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज है ना, विषय ज्ञान जो है ना, उससे क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन यहाँ इसमें से,
उसके बाद फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जीविका के तहत सामाजिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है। सामाजिक विकास का जो संकेतक है वो कौन सा है। पहला क्या है, केवल बैंक से ऋण की मात्रा, नहीं। सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता। देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, शिक्षा भी है और सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच, सभी वस्तुओं तक पहुंच भी है और स्वास्थ्य जागरूकता। ये क्या है, समाज का जो विकास का यही तो संकेतक है। ऑप्शन नंबर बी है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे है कि ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है। देखिए यहाँ पर ग्राम सभा का जो बैठक जो होता है ना वो कौन बुलाता है। तो ग्राम सभा का जो बैठक बुलाता है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होता है ना, ये ग्राम सभा के बैठक को जो भी इसमें जिम्मेदारी होता है, सारा जिम्मेदारी किस पर होता है, ये पंचायत के मुखिया पर होता है। ठीक है ना। तो मुखिया है इसका पूरा जिम्मेदार होता है, इसका अध्यक्ष भी मुखिया होता है। अगर मुखिया नहीं करवाता है तो ये सरपंच करवाएगा। क्या आएगा, कराएगा, सरपंच करवाएगा। अगर आपका ऑप्शन में मुखिया नहीं रहे ना तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, ये पंचायत सचिव बुलाता है। पंचायत सचिव, ये कराता कौन है, तो मुखिया करवाता है, लेकिन बुलाता कौन है, तो पंचायत सचिव, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि एसएचजी यानी कि स्वयं सहायता समूह की बैठक में अनिवार्य उपस्थिति का पालन क्यों जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर ये स्वयं सहायता समूह का जो बैठक जो होता है ना उसमें उपस्थिति क्यों होना चाहिए, उपस्थिति का पालन क्यों करना चाहिए। बोल रहा है ना कि साप्ताहिक जो मीटिंग होगा ना उसमें आपको आना ही है, क्यों आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया आपका केवल रिकॉर्ड रखने के लिए, केवल रिकॉर्ड रखने के लिए तो नहीं, आपसी विश्वास, समूह एकजुटता और निर्णय लेने में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जब पढ़ते हैं ना तो वैसे बिल्कुल क्लियर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही करा होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, भोजन वितरित करने के लिए नहीं, सरकार को दंडित करना नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि वित्तीय समावेशन के संदर्भ में अटल पेंशन योजना किसके लिए है। तो अटल पेंशन योजना जो है ना ये सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है, ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए है, छात्र के लिए भी नहीं है, उच्च आय वाले लोग नहीं है, यानी कि असंगठित यानी कि ऐसा क्षेत्र जो गांव घर में जो काम करने वाले जो होते हैं, जो परमानेंट जिसका जॉब नहीं होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए है अटल पेंशन योजना है। आगे है कि सामुदायिक पुस्तकालय का प्रचार जीविका के उद्देश्य को पूरा करता है। किसके लिए, क्या मनोरंजन के, बच्चों के मनोरंजन के लिए, सामुदायिक ज्ञान साझाकरण और शैक्षणिक विकास के लिए। सामुदायिक संघर्ष बढ़ाना नहीं, केवल सरकारी रिकॉर्ड स्टोर करना नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं। यानी क्या है, ये सामुदायिक पुस्तकालय जो है ना प्रचार जो जीविका के लिए होता है ना, ये होता है सामुदायिक ज्ञान साझाकरण, यानी सामुदायिक ज्ञान को आपस में बढ़ाने के लिए और शैक्षणिक विकास के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपने इसका आंसर जरूर करा होगा। अगले क्वेश्चन में है कि DAYNRLM, देखिए DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ना, ठीक है ना, के तहत SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली CIF राशि किसकी सिफारिश कौन करता है, कौन सी इकाई करता है। जो स्वयं सहायता समूह में जो ग्रुप में जो ऋण मिलता है ना, ठीक है ना, जो राशि प्रदान किया जाता है सिफारिश कौन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन को ठीक से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ग्राम संगठन करेगा, इनके VO करेगा। ठीक है। आगे है कि सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जैविक खाद के उपयोग को क्यों बढ़ावा दिया गया है, जैविक खाद को क्यों बढ़ावा दिया गया है। तो जैविक खाद जो होता है ना इससे क्या होता है, सस्ता तो होता ही है, तो केवल सस्ता के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने और रासायनिक अवशेषों को कम करने के लिए, यानी कि जो भी अभी केमिकल बेस्ड जो का मार्केट में खाद मिलता है ना उसको कम करने के लिए और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी का जो भी नुकसान हुआ है ना जैसे रासायनिक खाद का उपयोग करके यूज़ करते हैं
उसे बचाने के लिए, जैविक खाद का उपयोग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा फिर से। आगे है कि गैर फार्म आजीविका में बाजार विश्लेषण क्यों आवश्यक है। देखिए बाजार विश्लेषण क्यों आवश्यक है। गैर फार्म आजीविका, नॉन फार्म लाइवलीहुड। देखिए एक तो होता है कि देखिए यहाँ पर खेती बाड़ी करना, जो भी मुर्गा पालन करना, जो भी खेत में जो उपजाना था ये अनाज को, ये सब क्या आता है, ये आपका फार्म आजीविका में आता है। गैर फार्म आजीविका में क्या आता है, तो देखिए जो इसके अलावा काम होता है ना, बाज़ार की मांग को समझना, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन वाले मार्केट को समझना, उत्पाद की कीमत को समझने के लिए, ये सारा काम किसके अंतर्गत आता है, ये गैर फार्म। या फार्म मतलब खेती बाड़ी जो भी इसमें होता है ना, फिजिकल वर्क होता है ना, उसको छोड़कर और भी जो बाज़ार से रिलेटेड जो भी काम होता है ना, आगे वाला काम, ये सारा गैर फार्म आजीविका के अंतर्गत में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बोला है ना कि यहाँ पर गैर फार्म आजीविका बाजार का विश्लेषण करना किसमें है, बाज़ार में डिमांड है ही नहीं है कोई चीज़ के लिए, कितना कंपटीशन है, उसका रेट कितना चल रहा है, ये सभी क्या है, गैर फार्म आजीविका के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि पशुधन प्रबंधन में टीकाकरण प्राथमिकता क्यों, उद्देश्य क्या है। देखिए पशुधन यानी पशुओं को जो टीका लगाया जाता है ना, उसमें क्यों आवश्यक है, क्योंकि अधिक दूध के लिए तो नहीं किया जाता है, बीमारियों से बचाव और पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फिर से बी आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे है कि एक उत्पादक समूह का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पंजीकृत होने का क्या लाभ है। देखिए जीविका में जानते हैं आप लोग, मैंने जो क्लास करवाया है ना, उसमें जो स्पेशल मैंने क्लास करवाया था आपका सब्जेक्ट नॉलेज का, उसमें मैंने क्वेश्चन बता दिया था बढ़िया से। क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के ग्रुप में जो भी पंजीकृत होता है उसे फ़ायदा क्या है, उसे फ़ायदा क्या है, बड़े पैमाने पर वित्त पोषण, उसको अधिक से अधिक ऋण मिल सकता है, कानूनी व्यक्ति, उसमें क्या एक लीगल तरह से एक एंटिटी बन जाता है, लीगल तरह से एक कंपनी बन जाता है ये, बेहतर बाज़ार सौदेबाजी की शक्ति, उसमें क्या होता है, मैं एक बाज़ार में उसका एक तरह से नाम होगा, एक ब्रांड होगा, उसमें अधिक से अधिक खरीदार मिलेगा, बड़ा से बड़ा खरीदार मिलेगा, ठीक है ना, ये सारा चीज़ इसके अंतर्गत में होता है, इसलिए इसका फ़ायदा ये है। आगे है कि पंचसूत्र में नियमित ऋण चुकौती। देखिए पंचसूत्र में नियमित ऋण चुकौती जो होता है ना, उसका क्या महत्व है। अगर मान लिया जाए कोई भी समूह जो है, ठीक है ना, अगर उसने ऋण लिया है ना, अगर उसको रेगुलर पेमेंट करेंगे ना, उसका चुकाएंगे ना, उसका फ़ायदा क्या है, उसका क्या महत्व है, ठीक है ना। ब्याज कमाने के लिए तो नहीं करते हम लोग, इसमें पूंजी आधार का पुनर्चक्रण और समूह की साख बनाए रखना। यानी कि अगर मान लिया जाए आपने ऋण लिया है ना, और ऋण को अगर टाइमली उसको पेमेंट करेंगे ना, तो फिर से आपको ऋण आसानी से मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इससे आपका समूह का साख जो है ना अच्छा बनेगा आपका, ठीक है ना, इसके लिए किया जाता है। आगे है कि समुदाय आधारित निगरानी का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। ये सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है आपके एग्जाम के लेवल में, जितने भी लेवल के क्वेश्चन आएंगे सारा लेवल में करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो कि मैथ के क्वेश्चन बहुत ही आसान आएंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही आसान आएंगे, लेकिन बच्चे फंसेंगे कहाँ पर, जीके में फंस जाएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज में फंस जाएंगे, मेन आपका बच्चे फंसेंगे यहीं पर। कंप्यूटर के भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो समुदाय आधारित निगरानी जो होता है ना, वो किस में होता है, तो सीसी द्वारा सभी एसएचजी की नहीं, ये नहीं होता है। समुदाय के सदस्य अपनी परियोजनाओं और सेवाओं की प्रगति व गुणवत्ता की निगरानी करे। मतलब कि समुदाय में जो भी सदस्य होता है ना, जो भी परियोजना और जो भी उसके सेवा का जो लाभ है, उसमें जो भी प्रोग्रेस, जो भी क्वालिटी है, सभी को निगरानी करना, ये समुदाय आधारित निगरानी का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। देखिए अभी ज़्यादातर क्वेश्चन में मैंने बी ही आंसर दिया है यहाँ पर। आगे है कि सामुदायिक मोबिलाइजेशन प्रक्रिया का पहला कदम क्या है। सामुदायिक मोबिलाइजेशन प्रक्रिया का जो पहला कदम है ना, सामुदायिक मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है, गरीबी परिवार की पहचान कर उन्हें समूह में संगठित करने की प्रेरित करना। यानी कि मोबिलाइज मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। सामुदायिक मोबिलाइजेशन में क्या होता है ना, जो गांव में जो भी गरीब से गरीब लोग होते हैं ना, उसको पहचान करना, उसको ग्रुप में संगठित करके जोड़ना, उसको उससे फ़ायदा पहुंचाना, ये इसके अंतर्गत में होता है। आगे है कि सीएलएफ या वीओ के कर्मचारी के लिए मानदेय का भुगतान किसके माध्यम से किया जाता है। जो वीओ होता है, सीएलएफ जो होता है ना, उसके जो कर्मचारी जो होते हैं ना, ठीक है ना, उसका जो भुगतान होता है ना, वो सीएलएफ
और वियोग की परिचालन आय और सेवा शुल्क से उसका भुगतान किया जाता है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे है कि लाइवलीहुड प्लान बनाते समय रिस्क असेसमेंट क्यों किया जाता है। ठीक है ना, जीविका का जो भी जीविका उपार्जन का जो भी प्लान बनाया जाता है, रिस्क असेसमेंट मतलब क्या, इसमें क्या रिस्क हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए कि संभावित खतरा, यानी कि रिस्क मतलब क्या है, जो आगे जो कोई खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, उसको कैसे उसको ठीक किया जाएगा, ये इसके अंतर्गत में किया जाता है, रिस्क एस्टिमेट में किया जाता है। आगे कोई भी खतरा अगर हो सकता है तो उसमें अभी से उसको पता लगा के कैसे ठीक किया जाएगा, अभी से उसको किया जाता है। इसे लाइवलीहुड प्लान बनाते समय ये सब चीज़ किया जाता है। आगे है कि एसएचजी का लेखा जोखा बनाए रखने में सीसी की भूमिका क्या है। सीसी का जो कि इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। ठीक है ना, जो लेखा बुक कीपिंग को बनाए रखने के लिए इसका भूमिका क्या होता है। क्या वो बुक कीपिंग वही करता है जो लेखा जोखा करता है गांव में, वो नहीं करती है, सीसी नहीं करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, बुक कीपर के काम की निगरानी और रिकॉर्ड सही व अद्यतन रखना। यानी कि जो भी बुक कीपर होता है ना गाँव, जैसे कि हम लोग सीएम सब, जो क्या होता है, जो कैसे उसको रख रखाव करता है, रजिस्टर को ठीक से भर रहा है कि नहीं भर रहा है, उसमें कोई समझने में दिक्कत है तो कौन इसको हेल्प करता है, कौन इसको निगरानी करता है, तो सीसी करता है, जिसका आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे है कि डिजिटल लेन देन में QR कोड का उपयोग क्या होता है। QR कोड जानते हैं हम लोग, स्कैन करना। ठीक है, स्कैन आ गया ना, खाता का विवरण भरे बिना स्कैन से भुगतान प्राप्ति करना या भुगतान करना। देखिए, बिना कोई खाता नंबर, बिना कोई नंबर दबाए हुए डायरेक्टली पेमेंट करने को QR कोड का उपयोग करके ये डिजिटल लेन देन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। पशुओं का बीमा क्यों महत्वपूर्ण है, तो मृत्यु या हानि होने पर वित्तीय सुरक्षा। देखिए, मृत्यु या हानि हो जाएगा, अगर कोई या नुकसान होगा तो उसको ये वित्तीय सहायता यानी कि उसको पैसा रुपया दिया जाएगा, इसलिए पशु का बीमा महत्वपूर्ण है। आगे है कि सहकारी समितियों का प्राथमिक सिद्धांत क्या होता है। तो सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है, स्वैच्छिक व खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे है कि वित्तीय साक्षरता में बजट बनाना क्यों सिखाया जाता है। बजट बनाने के लिए यानी कि कितना खर्च होगा, कितना उसमें लागत लगेगा, सारा चीज़ बजट बनाना वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत में आता है। ये समूह के अंदर के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें क्या, अगर बजट बनाएंगे ना तो जान पाएंगे कहाँ ज़्यादा खपत होता है, कहाँ खर्चा कम करना चाहिए, कहाँ खर्चा ज़्यादा करना चाहिए, कितना खर्चा हो सकता है। ये सब क्या है, खर्च नियंत्रण पर भविष्य के लिए लक्ष्यों को योजना के लिए, यानी खर्च नियंत्रण यानी खर्च पर कंट्रोल करना, भविष्य में जो लक्ष्य जो भी योजना बनाएंगे उस पर ये काम कर देता है। वित्तीय साक्षरता उसमें ये इसलिए सिखाया जाता है। अब आगे क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आपको आ जाएगा, कंप्यूटर के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। तो कंप्यूटर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। आउटपुट डिवाइस का जो उदाहरण है ना, ठीक, एक होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से हम लोग कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर में जाता है। ठीक है ना, स्कैनर भी स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर जाता है। मॉनिटर हम लोग को क्या करता है, दिखाता है कोई चीज़ ना, कंप्यूटर में होने वाले कोई भी चीज़ को कंप्यूटर दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है, तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन में जो भी बोलते हैं ना वो कंप्यूटर के अंदर में जाता है, इसलिए माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस। इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया है कंप्यूटर के सेक्शन में। ठीक है ना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाता है। आगे है कि एक फाइल को कंप्रेस करने का मुख्य कारण क्या है। कंप्रेस, फाइल को कंप्रेस करने से क्या होता है, जितना उसका साइज़ रहता है ना, जितना उसका साइज़ रहता है ना, साइज़ क्या होता है, साइज़ में कमी आ जाता है, ताकि इससे क्या होता है, आकार कम करना, अगर स्टोर या शेयर करने में आसान। कोई भी फाइल को अगर मान लीजिए बड़ा फाइल है, उसको भेजने में कितना आपको दिक्कत होता है, तो कंप्रेस करके भेजेंगे मान लीजिए आप, तो उसको ये इसका फाइल का साइज़ छोटा बन जाएगा और आसानी से चला जाएगा। आगे है कंप्यूटर में 224 किलोबाइट किसके बराबर होता है। 224 किलोबाइट जो होता है ना, ये आपका 1 MB के बराबर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, 1 मेगाबाइट। MB को क्या हम लोग बोलते हैं, मेगाबाइट बोलते हैं। अगर वही 224 अगर MB हो जाए, मेगाबाइट हो जाए, तो उसको 1 GB बोलते हैं। 1 GB यानी कि गीगाबाइट बोलते हैं। और 224 गीगाबाइट अगर हो जाए ना,
तो उसको हम लोग 1 TB यानी कि टेराबाइट कहते हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज़ आपको पता हो। 8 टेराबाइट में कितना होता है 224 GB होता है ना। 1 गीगाबाइट में कितना होता है 224 MB होता है, और 1 मेगाबाइट में कितना होता है तो 224 KB होता है, ठीक है ना। 1 बाइट में क्या होता है तो 8 बीट होता है। चलिए आगे है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर वायरस कहते हैं। आगे है कि MS एक्सेल में डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी कि उसको सॉर्टिंग करना कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? सॉर्टिंग करना कहलाता है, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। आगे है कि MS वर्ड में Ctrl+Z का कार्य क्या है? Ctrl+Z से क्या किया जाता है? तो जो लास्ट में जो हम लोग वर्क करते हैं ना, उसको अंडू करने के लिए, उसको वापस करने के लिए अंडू को हम लोग क्या बोलते हैं? Ctrl+Z, ठीक है ना। चलिए आगे है कि यदि आप गूगल फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? गूगल फॉर्म का उपयोग करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग? ऑनलाइन सर्वे या प्रश्नावली बना रहे हैं। गूगल फॉर्म का उपयोग कर क्या क्या जाता है? एक कोई फॉर्म बनाया जाता है ताकि कोई भी आदमी से उसका आंसर लिया जाए या प्रश्न पूछकर उसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, यहाँ पर गूगल फॉर्म से ऑनलाइन सर्वे और प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे है कि ईमेल में स्पैम फोल्डर क्या है? इसमें में स्पैम फोल्डर जो है ना वो क्या है? स्पैम फोल्डर जो होता है ना, ये अवांछित या जंक मेल होता है, इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। आगे है कि MS वर्ड में दस्तावेज प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है? कोई भी प्रिंट करने के लिए Ctrl+P बटन का दबाते हैं आप लोग, ठीक है ना। सभी का आंसर मेरे करने से पहले कीजिएगा आप लोग। डिजिटल लेन देन के लिए आवश्यक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या कहते हैं? ठीक है ना। डिजिटल लेन देन के लिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिन कहते हैं। पिन को ही क्या कहा जाता है? PIN यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। जैसे मान लो UPI का पिन होता है ना, वही कहते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आगे है कि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आवश्यक मूलभूत जानकारी क्या होता है? कोई भी इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका URL दबाते हैं, URL लिखते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके www, ठीक है ना, वीरपथ.com, ये क्या है? ये कि URL है। जैसे www.google.com, ये सब क्या है? सब आपका URL है, जैसे कि URL को फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे है कि एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाने को क्या कहते हैं? यानी एक फोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे सब फोल्डर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? सब फोल्डर। सब फोल्डर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी फोल्डर के अंतर्गत में फोल्डर। आगे है कि MS एक्सेल में किसी संख्या को प्रतिशत प्रारूप में बदलने का विकल्प क्या है? कोई भी मान लीजिए MS एक्सेल में संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले किस में जाएंगे? फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाकर, ठीक है ना, परसेंटेज का ऑप्शन चुनेंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका बी में है, जनरल से प्रतिशत, यानी कि फॉर्मेट सेल में जाकर जो जनरल पे लिखा रहता है उसमें प्रतिशत में क्लिक करेंगे ना, तो आपका प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। आगे है कि मोबाइल बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? मोबाइल बैंकिंग का जो मुख्य लाभ होता है ना, कहीं से भी और कभी भी लेन देन की सुविधा, ये किसके अंतर्गत में होता है? मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत होता है। आगे है ईमेल में रिप्लाई ऑल का उपयोग कब किया जाता है? देखिए ईमेल में क्या होता है ना, एक तो आपको भेजने वाला होता है, उसके अंतर्गत में कई सारा CC होता है। CC मतलब उसके अंतर्गत में मेल को जोड़ दिया जाता है, ताकि CC मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है, यानी कि वो मेल मुझे तो मिले ही, साथ साथ में सबको मिल जाए, जो भी मेल रहता है ना सबको मिल जाए। और रिप्लाई ऑल करेंगे ना तो जो आपको भेजा है उसको तो जाएगा ही, साथ में जो भी CC में ऐड है ना सभी को चला जाएगा। तो मूल संदेश को सभी प्राप्तकर्ताओं को एक साथ जवाब देने के लिए रिप्लाई ऑल का यूज़ किया जाता है। आगे है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसे मॉडेम या राउटर का उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक से क्या होता है? गेम खेला जाता है, ठीक है ना। स्कैनर से स्कैन किया जाता है, प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है। आगे है कि ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? ये वायरस से बचाता है, वायरस या मैलवेयर से कंप्यूटर को सुरक्षित करता है।
आगे है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है शॉर्टकट कुंजी में, कंट्रोल+B शॉर्टकट कुंजी यूज़ किया जाता है बोल्ड करने के लिए। आई से इटैलिक यानी कि कर, जैसे मान लिया ऐसा रहेगा ना, ऐसे 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 करते हैं हम लोग, टेढ़ा अक्षर लिखा रहता है, ठीक है ना। यू से अंडरलाइन करने के लिए, ऐसे अंडरलाइन करने के लिए, और ई से सेंटर करने के लिए। आगे है कि एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जो अपने कार्य के लिए कौन सा एमएस ऑफिस टूल सबसे अधिक उपयोग करता है, सबसे अधिक यूज़ करता है, एमएस एक्सेल करता है रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अभी हमने टोटल 70 क्वेश्चन करवाए हैं। कुछ क्वेश्चन आसान थे और कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, यानी कि एक क्वेश्चन कह देते हैं ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसी लेवल का आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात और है कि आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ईजी आ जाएंगे ना, ठीक है ना, आपका कट ऑफ हाई जाएगा, और आपका क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्ट आएगा ना तो आपका कट ऑफ लो हो जाएगा। तो इससे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना प्रैक्टिस आप मन से करते रहिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद, जय भारत।